नमस्कार मित्रों, परीक्षा आइडिया के संच पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि कल जो हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत किए थे उसमें ढेर सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कल का जो पक्ष था, मैंने बताया था आपको कि आखिर आधुनिक भारत कहने का क्या संदर्भ है, यानी कि इसे 18वीं शताब्दी की जो शुरुआत है इसे आधुनिक भारत क्यों कहा गया। ठीक, इसकी हमने बात की थी। साथ ही हम लोगों ने राजनीतिक स्थितियों की चर्चा की थी कि 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति किस तरीके की दिखाई दे रही है, और हमने यह भी पाया था कि काफी राजनीतिक रूप से अव्यवस्था बहाल थी। और कुछ एक कालों की चर्चा की थी कि एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार शासक एक ही काल में बदलते हुए दिखाई पड़े। जैसे 1719 की मैंने चर्चा की थी कि 1719 वह काल था जहां पे एक साथ चार चार शासक हमें देखने के लिए मिलते हैं। मूलतः इस विषय में हमें समझना है कि 18वीं सदी जब आधुनिक भारत की शुरुआत हम कर रहे हैं, उस समय भारत की स्थिति किस प्रकार से है या किस तरीके की दिखाई दे रही है। बार बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न की प्रवृत्ति थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा फैक्ट फैक्ट दोनों ही उसमें समाहित है। ठीक है, इस क्रम में हमने राजनीतिक स्थिति को देखा, फिर राजनीतिक स्थिति से हम आगे बढ़े सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी हमने चर्चा किया। ठीक, कि सामाजिक स्थिति क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक जो जीवन है वो किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है, और 18वीं शताब्दी का जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो किस तरीके का है। फिर उसमें हम साहित्य और कला की भी कुछ चर्चा किए थे कि उस समय ऐसा नहीं है कि कोई काल पूरी तरीके से डार्क एज या कुप मंडूक होता है, उसमें कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। ठीक, उन्हीं हलचलों को हम लोगों ने थोड़ा समझा था। बाद में हम सांप्रदायिक स्थिति पे आए थे। सांप्रदायिक स्थिति में हमने देखा था कि एक सौहार्दपूर्ण स्थिति दिखाई पड़ रही है। कुछ मराठी शासक ऐसे भी हैं जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे क्या करते हैं, धन अनुदान के रूप में देते हुए दिखाई पड़ते हैं। वहीं टीपू सुल्तान जैसा व्यक्ति भी है जो श्रृंगेरी के मंदिर का पुनर्निर्माण करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हमने पाया था कि तंजौर का राजा है जो शेख साहुल हामिद की पवित्र दरगाह पर भी कुछ न कुछ अनुदान करता हुआ देखा जा रहा है। यानी कि पूर्ण रूपेण सांप्रदायिक जो स्थिति है सौहार्दपूर्ण है। नवाब हैं और उनके अधीनस्थ जो सेना के नायक हैं वो हिंदू हैं, अधिकांशतः हिंदू हैं। और हमने यह भी देखा कि उस समय मुगलिया हुकूमत में भी हिंदू मनसबदारों की संख्या ज्यादा है। यानी कि पूर्ण तरीके से अगर प्रशासनिक संरचना पे प्रकाश डालें तो हम देखें कि वो धर्म विहीन था, वहां पे योग्यता को ही आधार दिया गया था। ठीक है, साथ ही अब उससे आगे हमने पाया आर्थिक स्थिति की बात की थी। हमने कहा था थोड़ी बदहाली की स्थिति, जैसे हमने कहा था आपसे कि राज्य की बढ़ती हुई जो राजस्व की मांग है, अफसरों का जो अत्याचार है, सामंतों की जो प्रवृत्ति है, लगान के ठेकेदार और जमींदारों का जो धन लिलिप्सा है, उस समय बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि लूट खसोट की बात की गई, यानी सर्वाधिक भार हम कृषि पर पा रहे हैं। दूसरी चीज, प्रतिद्वंदी सेनाओं के द्वारा जो आक्रमण और प्रति आक्रमण की जो स्थिति है उसमें भी कहीं ना कहीं हम पा रहे हैं कि जो एक आम किसान है वो क्या है, इससे ग्रसित है उनके कार्यों से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भुगतान करना पड़ रहा है वो कृषि क्षेत्र को करना पड़ रहा है। दूसरी चीज, हमने कहा भारत स्वावलंबी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कहां, हस्तशिल्प में, कृषि उत्पादन में। और हम पाते हैं कि उसके अलावा भारत के बाजार विदेशों में भी हैं लेकिन सीमित क्षेत्रों तक हैं। इस बीच में हमने यह भी इसकी चर्चा की थी कि कुछ एक क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र, जैसे हमने आंध्रा की बात की, बंगाल की बात की, जहां पे जहाज निर्माण का कार्य शुरू था। यानी कि भारत में जहाज निर्माण या विनिर्माण उद्योग भी भारत में शुरू कर दिया गया था। अब उससे आगे का सफर हम शुरू करते हैं 18वीं शताब्दी की शिक्षा के स्तर को लेकर कि आखिर शिक्षा थी तो किस तरीके की थी। तो देखिए मित्रों, ध्यान रखिएगा कि 18वीं सदी के भारत में शिक्षा की पूरी तरीके से उपेक्षा तो नहीं की गई, लेकिन उसका दायरा बड़ा सीमित था। कैसे सीमित था? अगर कुल हम अवलोकन करें तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर यह शिक्षा व्यवस्था त्रुटिपूर्ण थी। त्रुटिपूर्ण क्यों थी भाई? वह परंपरागत शिक्षा थी और पश्चिमी दुनिया और जो द्रुत परिवर्तन जो यूरोप में आ रहे थे उसके संपर्क से विहीन थी, उसके संपर्क में नहीं थी जो आधुनिक शिक्षाएं जो चल रही थी। ठीक है, शिक्षा जो ज्ञान देती थी वो कुछ प्रमुख क्षेत्रों तक ही सीमित थी, जैसे साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन शास्त्र या तर्क शास्त्र तक इनको देखा जा सकता है। शिक्षा जहां पर भारतीयों ने ध्यान नहीं दिया या भारतीयों ने उसको अनदेखा किया, वो क्या था? तो कह सकते हैं जहां ध्यान नहीं दिया।
जहां ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान नहीं दिया तो कहां नहीं दिया, तो कहेंगे भौतिकी, प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और भूगोल। ये वो क्षेत्र थे जहां पे भारतीयों का ध्यान नहीं जाता है। और ये जो कॉलम दिया गया है, ये वो क्षेत्र हैं जो भारत में शिक्षा दिए जाते थे। यानी साहित्य, कानून की शिक्षा दी जाती थी, धर्म की शिक्षा दी जाती थी, दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र की शिक्षा दी गई। चूंकि हम पहले से ही जानते हैं कि भारत जो साहित्यिक रूप से काफी समृद्धशाली रहा, कानून हर एक देश काल परिस्थिति की एक डिमांड होती है। क्योंकि शासन सत्ता जब स्थापित थी, राजतंत्र था, तो वहां भी कुछ एक कानून होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कानून इस समय का कैसे चलता है, तो हम कहते हैं कि कानून इज्मा, कुरान, हदीस और कयास। कुरान, हदीस, इज्मा, कयास, इस पर कानून चल रहा था। धर्म, धर्म की शिक्षा, जैसे हिंदू धर्म से संबंधित शिक्षा, मुस्लिम धर्म से संबंधित शिक्षा, सिख और ईसाई धर्म से संबंधित शिक्षा का प्रचलन लगभग यहाँ पे दिखाई पड़ता है। उस समाज में तथागत और विवेकपूर्ण अध्ययन का अगर देखा जाए 18वीं शताब्दी में, तो कोई वास्ता नहीं है। यानी कि अगर हम पाए कि कोई तथागत या विवेकपूर्ण जो अध्ययन है उसका अभाव दिखाई पड़ रहा है। मौलिक चिंतन को नापसंद किया गया, मौलिक चिंतन ना के बराबर था और उसे नापसंद भी किया गया। सभी क्षेत्रों में लगभग यही हाल था और प्राचीन विद्या पर ही अधिक भरोसा किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि प्राचीन विद्या अधिक भरोसा किया गया, प्राचीन विद्या पर अधिक भरोसा किया गया। और प्राचीन विद्या में क्या है, तो हम पाते हैं वेद, वेदांग, अरण्यक, उपनिषद, इनकी शिक्षाओं पे ज्यादा बल दिया गया है। ठीक है, देखिए प्राथमिक शिक्षा फिर भी 18वीं शताब्दी में काफी व्यापक दिखाई देती है। कौन? प्राथमिक शिक्षा। अब ये प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, तो हम जानते हैं जीरो लेवल से जो हम शुरू करते हैं, एलकेजी यूकेजी जिसको कहते हैं, तो कहते हैं हिंदुओं में प्राथमिक शिक्षा शहर और गांवों के पाठशालाओं के जरिए संचालित हो रही थी। यानी कि यह प्राथमिक शिक्षा थी हिंदुओं में, तो कहां थी? ग्रामीण तथा शहरी पाठशालाओं के जरिए संचालित। क्योंकि इस शिक्षा, साहित्य, कानून, धर्म और दर्शन शास्त्र या तर्क शास्त्र की शिक्षा को भी समझने के लिए आपको प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। जब तक आप अक्षर का ज्ञान नहीं करेंगे तो कैसे आप विवेकपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कर पाएंगे। तो उनकी अध्ययन के लिए हमें अक्षर को समझना होता है, जानना होता है, उनके मूल को समझना होता है। ठीक है, दिलचस्प बात यह है कि उस समय औसत साक्षरता ब्रिटिश शासन काल की अपेक्षा थोड़ी कम दिखाई पड़ती है। ठीक, इतना ही नहीं, हम आगे पढ़ते हैं कि 1813 ईस्वी में एक वायसराय है, नाम है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग ने भी लिखा है कि आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के जो लोग हैं पढ़ने लिखने और अंक गणित में अधिक प्रतिभाशाली दिखाई पड़ते हैं। वारेन हेस्टिंग का ये दिया गया स्टेटमेंट है। ठीक है, कि भारत के लोग क्या हैं, तो पढ़ने लिखने में अधिक होशियार हैं और अंक गणित में उनकी क्षमता अन्य देशों के मुकाबले अधिक थी। ठीक, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, वारेन हेस्टिंग का है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कह सकते हैं कि ये जो प्राथमिक शिक्षा थी इसमें अंक गणित शामिल था। ठीक, आप अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी ही सवैया, डेढ़ा अभी भी लोग पढ़ते हैं। ठीक, पहाड़े के रूप में आप पाएंगे कि 50 तक के, 100 तक के पहाड़े याद हैं, गिनती ही नहीं, काउंटिंग ही नहीं, टेबल भी याद है उनको 1 to 100 कि क्या होता है कैलकुलेशन। ठीक है,
वो उंगलियों पे गिन के बड़ी आसानी से बता देते हैं आपको। वो क्या थी? ये प्राथमिक शिक्षा में ही दिया जाता था और प्राचीन विद्या पर अधिक भरोसा किया गया। लेकिन इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी कालखंड का हम अध्ययन करें तो हम आधी आबादी को इग्नोर नहीं कर सकते। आधी आबादी की स्थिति क्या है, यानी कि महिला की स्थिति क्या है, महिला किस तरीके की है, तो हम पाएंगे कि थोड़ी सी खराब स्थिति का परिचायक है। लड़कियों को बिरले ही शिक्षा मिलती थी। यद्यपि उच्च जातियों की कुछ औरतें पढ़ी लिखी भी दिखाई देती हैं। दूसरी चीज जो कि एक अपवाद स्वरूप माना जा सकता है कि उच्च जाति की कुछ औरतें, तो यहां लिख लेंगे स्त्री शिक्षा में स्त्रियों को शिक्षा उच्च जाति तक सीमित, उच्च जाति तक सीमित। अब उच्च जाति में कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, साथ ही बड़े नवाब, राजे महाराजे, उनको भी इसमें शामिल कर लेंगे। उनकी भी महिलाएं काफी शिक्षित दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है। दूसरी चीज, यह एक अपवाद स्वरूप है। ठीक। फिर मैंने कहा कि हिंदुओं में शिक्षा प्राथमिक स्तर पे, परंपरागत स्तर पे, ध्यान रखिएगा यहां पर मुस्लिम शिक्षा की अगर बात करें तो मदरसा और मकतब, मकतब के माध्यम से यह शिक्षा प्रदान की जाती थी, यह शिक्षा प्रदान की जाती थी। मदरसा और मकतब के माध्यम से क्या किया गया? यह शिक्षा प्रदान किया गया। ठीक है। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे सामने इस 18वीं शताब्दी की सबसे बड़ी जो दुर्घटना है, जो सबसे बड़ी इतिहास की जो तिथि जो जहां पे बल देती है, वह है मुगल साम्राज्य का पतन। देखिए, किसी भी साम्राज्य का उत्थान और पतन किसी एक कारण से नहीं होता है। ठीक है। उसके अनेकों कारण होते हैं। उत्थान के लिए भी ढेर सारे कॉजेज होते हैं जो जिम्मेवार होते हैं, कल मैंने कहा था, और उसके पतन के लिए भी ढेर सारे ऐसे कारण होते हैं जो जिम्मेवार होते हैं। चूंकि 200 सदियों तक हम पाते हैं कि जो साम्राज्य अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय था, वो अचानक पतनमुखी हुआ, तो उससे कई अव्यवस्थाओं ने जन्म ले लिया। ठीक। इसी अव्यवस्था के अंतर्गत हम साम्राज्य के पतन और उनके विभिन्न तथ्यों जो तथ्य हैं उनकी चर्चा आपके सम्मुख करेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं मुगल साम्राज्य का पतन। देखिए, यहां पर कुछ एक तथ्यों के आपको सम्मुख रखा गया है। लगभग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दसियों ऐसे कारण हैं जिसने मुगल साम्राज्य को पतन की ओर ढकेला। जैसे यहां पहला चीज दिया गया है उत्तरकालीन दुर्बल और अयोग्य शासक। देखिए, जब भी हम मुगलों के पतन की बात करते हैं तो हम एक चीज तो हमेशा याद रखते हैं कि 1707 वह तिथि थी जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो हम पाते हैं कि यह मुगल बादशाहों में आखिरी बादशाह है जो सबसे शक्तिशाली है और उसने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया। ठीक। और वह शासन कठोर नियंत्रण और कानून के बल पे किया गया। उसमें कई राशियां भी खर्च हुई, बहुत सारी धनराशि बर्बाद भी की गई। जैसे औरंगजेब की दक्कन नीति आप देखिए, 1707 के बाद जो परवर्ती मुगल को जब हम पढ़ते हैं, जब हम बहादुर शाह प्रथम को पढ़ते हैं, जो कि मुअज्जम के नाम से जाना गया और बादशाह बनने के बाद बहादुर शाह प्रथम कहा गया। मूल रूप से औरंगजेब के तीन पुत्र मुअज्जम, आजम और काम बख्श, तीनों पुत्रों में सबसे ज्यादा अगर देखें तो समझदार और बुद्धिमान, जिससे औरंगजेब खुद बहुत लाड प्यार करता है, वो है काम बख्श। मुअज्जम, आजम और काम बख्श। मुअज्जम की उम्र काफी बढ़ चुकी थी, लगभग 82 साल की अवस्था थी जब उसने सत्ता को हस्तांतरण किया था। यहां पर समझने वाली ये चीज है कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो उसमें जो पहला तथ्य दिया गया कि उत्तरकालीन दुर्बल और अयोग्य शासक, ये ऐसा क्यों है? उत्तरकालीन जो शासक थे इन्हें दुर्बल और अयोग्य क्यों कहा गया? मैंने आपसे एक तिथि का नाम लिया था 1719, जहां पे मैंने बताया था कि एक ही वर्ष में
चार चार शासकों को बदलते हुए देखा जा सकता है, ठीक है, जिसमें से हम कहते हैं कि कुछ शासक जिनका नाम हम ले सकते हैं कि भाई वो कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने क्या किया, राज्य किया उस समय में। फारूक सियर की बात करते हैं, रफी उद दरजात की बात करते हैं, रफी उद दौला की बात करते हैं और मोहम्मद शाह की बात करते हैं। मतलब एक साल में चार शासक देखते हैं एक के बाद एक बदल दिए गए। लेकिन ये जो महान मुगल थे आखिर ये पतनमुख क्यों हुए, इनकी दशा ऐसी क्यों हुई, इसको समझने की आवश्यकता है पहले कि आखिर मुगलों के पतन के कारण क्या थे। ठीक, देखिए महान मुगल करीब 2 सदियों तक अपने समय के अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का जो विषय था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल सम्राट जो औरंगजेब है, हम पाते हैं कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य पतन या विघटन की तरफ चला गया या तीव्र गति को प्राप्त हो गया। उसके पीछे हम देखेंगे कारण तो कहेंगे कि विदेशी आक्रमण भी हुए, राज दरबार में दलबंदियां हुई, सरदारों का नैतिक पतन हुआ और मुगलों का जो पतन हो रहा था तो दक्षिण में उनके पैरेलल एक शक्ति भी उभर रही थी जिसे कहते हैं मराठा शक्ति का उदय। ठीक, इसके अलावा हम पाएंगे कि मुगल सेना का जो चरित्र था अब वो दुर्बल होने लगा था। धार्मिक और आर्थिक कारण भी इसके लिए जिम्मेवार थे, क्योंकि जब 1707 में औरंगजेब मृत्यु को प्राप्त हुआ उस समय मुगलिया खजाने में महज 13 करोड़ रुपए बचे थे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसका भी अभाव दिखाई देगा और इसी बीच में यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी हो जाएगा। ठीक, तो यहां समझने वाली बात है कि जैसे शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल 1759 से हम 1806 के बीच पाते हैं। हम पाते हैं कि इसके काल में दिल्ली का जो शासन था बहुत ही सिमट गया था। जैसे लोग कहते हैं कि आलम से पालम तक, आलम यानी शाह आलम कहां बैठते थे, दिल्ली में, यानी दिल्ली का लाल किला, और पालम एक गांव था उस समय। वर्तमान समय में हवाई अड्डा है वहां पे, आपने जाना होगा, देखा होगा। तो उस समय एक किंवदंती चल गई थी कि जो बादशाह हैं इनका साम्राज्य आलम से पालम तक है। ठीक, यानी कि पालम एक गांव तक सीमित था। ठीक, 1803 में हम पाते हैं कि दिल्ली पर धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य की जो फौज थी उनका कब्जा हो गया। प्रतापी मुगल बादशाह जो था एक विदेशी ताकत का पेंशन फयाद बन के रह गया, पेंशन भोगी बन के रह गया। साम्राज्य की एकता और स्थिरता औरंगजेब के लंबे और कठोर शासन के दौरान डगमगा गई, क्योंकि एक लंबा शासन किया और कठोरतापूर्ण शासन किया, फिर भी उसकी अनेक नुकसानदेह नीतियों के बावजूद, उसकी अनेक ऐसी नीतियां थीं जो मुगल साम्राज्य के लिए नुकसानदेह थी। उन नीतियों के बावजूद 1707 में उसकी मौत के समय मुगल प्रशासन काफी कुशल और मुगल फौज काफी ताकतवर थी। अगर कोई इसके बाद अगर कोई बृहद स्तर का या उच्च मानसिकता वाला कोई शासक अगर बना होता तो शायद मुगलों का पतन रुक सकता था, लेकिन रुका नहीं, वो अनवरत चलता रहा, क्योंकि एक के बाद एक दुर्बल शासकों का परिचय मुगल साम्राज्य से होता रहा। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि परवर्ती मुगल कहने का क्या मतलब है। कभी आपसे कोई पूछ ले कि परवर्ती मुगल क्या है, तो भैया एक सामान्य आंसर है इसका कि परवर्ती मुगल का तात्पर्य होता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल बादशाह गद्दी पर बैठे हैं उन्हें ही परवर्ती मुगल कहा गया। और मैंने पहले आपको बताया था कि ग्रेट मुगल या महान मुगल किसको कहा गया, तो मैंने कहा बाबर से लेकर औरंगजेब पर्यंत जितने भी शासक हुए, लगभग 6, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, 6 शासक, इनको महान मुगल कहा गया। और इन्हीं के बदौलत मुगलिया हुकूमत दूर तक चला, एक सदी का सफर उसने तय किया। ठीक है, अब यहां पर यह ध्यान देना होगा, आपको समझना होगा कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह है। उसने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया था। और यह भी ध्यान रखिएगा कि मुगल बादशाहों में जितने भी बादशाह रहे हैं उनमें सर्वाधिक मनसबदारों की संख्या भी औरंगजेब की समय ही थी।
और उसमें भी हिंदू हिंदू जो मनसबदार हैं उनकी संख्या ज्यादा है। अब मनसबदार शब्द जो आ गया तो कहीं ना कहीं ये जात और सवार को इंगित करता है। हमारी मेडुअल की पूर्व की क्लास देखिएगा, उसमें जात और सवार को परिभाषित किया गया है। यह एक रैंक को डिनोट करता है, ये रैंक बताता है। जैसे आज आप देखते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, उसी तरीके का एक रैंक है, पद है। ठीक है। कहते हैं कि 1707 में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार, बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। क्योंकि केंद्रीकृत जो सत्ता थी वहां पर अब औरंगजेब जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। अब जो सामने था वो बहादुर शाह प्रथम था, जो कि औरंगजेब के बराबर काबिल नहीं था। प्रशासनिक दक्षता या प्रशासनिक कुशलता का अभाव था। इस क्रम में हम पाएंगे कि जो छोटे सरदार हैं, जो मनसबदार थे, मुगल सूबेदार थे, बड़े बड़े जो जमींदार थे, उन्होंने अपना सर उठाना शुरू कर दिया। और यह सर जो उठ रहा था वो विद्रोह का था, वो मुगलिया हुकूमत से अपने आप को अलग करने का था, एक अलग थलग चीजों को बनाने का था। ये सरदार अपने अपने मूल स्थान के आधार पे कई गुटों में बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी को राज दरबार की दलबंदियां कहा गया। अब देखिए यहां पे जरा समझिएगा, उत्तरकालीन दुर्बल और अयोग्य शासक, तो पहला यहां लिख लेंगे कि बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक सफर अयोग्य शासकों का रहा, अयोग्य शासकों का रहा। लगभग 8-9 शासक और सब के सब अयोग्य। इसी बीच में हम पाते हैं विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में हम दो व्यक्ति को इग्नोर नहीं कर सकते, एक नादिर शाह और एक अहमद शाह अब्दाली। कौन? नादिर शाह, दूसरा अहमद शाह अब्दाली। अभी जब सेकेंड चैप्टर में आएंगे तो हम इन स्थितियों की चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी हमारा विषय नहीं है। अब दरबार की दलबंदियां क्या है, जरा इनकी चर्चा करते हैं। तो ये 3-4 तरह की दलबंदी है। जैसे पहला हिंदुस्तानी गुट, हिंदुस्तानी गुट। दूसरा दलबंदी में जब आएंगे तो हिंदुस्तानी गुट के अलावा आपको दिखाई देगा क्या? अफगानी गुट। फिर तुरानी गुट, हिंदुस्तानी, अफगानी, तुरानी, और इसके अलावा लास्ट में ईरानी गुट। ईरानी गुट ये जहां जिस मूल स्थान से इनकी उपज हुई थी, जहां से ये जन्मे थे, उन्हीं के आधार पे इन गुटों का नाम भी रखा गया। ठीक है। हिंदुस्तानी गुट, अफगानी गुट, तुरानी गुट और ईरानी गुट। इसी बीच में सरदारों का नैतिक पतन हुए तो ये भी हम पाते हैं। अब सरदारों का नैतिक पतन क्या है? तो हमने कहा कि मुगल सूबेदार, बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। अपनी ताकत दिखाने लगे। ठीक है। इसी क्रम में हम मुगल सूबेदारों के अलावा वजीरों को भी रखेंगे। शासक कमजोर है, वजीर अपने मार्फत शासन सत्ता को संचालित करना चाहता है। और एक अन्य चीज आएगा, मुगल साम्राज्य के पतन में मराठा शक्ति का भी पतन, क्योंकि जहां से इन्हें सहयोग हल्का फुल्का मिल रहा था वो भी कहीं ना कहीं अवसान की तरफ जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल सेना की दुर्बलता।
दुर्बलता की स्थिति क्या है? तो हमने आपसे बताया था कि दुर्बल कैसे हैं मुगल सेना। अब वो एक्सरसाइज नहीं रह गया जो पहले औरंगजेब के समय था। धार्मिक और आर्थिक कारण भी इसके लिए जिम्मेवार थे। धार्मिक कारण और आर्थिक कारणों में हम बहुत सारे तथ्यों को शामिल कर सकते हैं। राष्ट्रीयता की भावना का भी अभाव है और यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी है। ठीक, यहां पे सभी अपने स्वार्थ लोलुपता में और उच्च पद प्राप्त करने के लिए क्या थे? प्रयासरत थे। प्रत्येक मनसबदार पहले से बड़ी जागीर की मांग करने लगे ताकि उन्हें ज्यादा आमदनी प्राप्त हो सके। मनसबदारों ने अपने तबादलों का विरोध किया और जागीरों पर अपने अधिकार पक्के रखे, और न केवल पक्का रखा बल्कि उन जागीरों को पुश्तैनी भी बनाने का प्रयास किया। ठीक है, जागीर बांटने का काम चूंकि वजीर का था, जागीर वजीर के द्वारा बांटे जाते थे, इसलिए वजीर के ओहदे पर कब्जा करने के लिए सरदारों के मध्य संघर्ष भी शुरू हो गया, क्योंकि जो चीज सभी को लाभ प्रदान कर रही थी, बड़े सरदारों ने उस पद तक अपनी पहुंच बनानी शुरू कर दी। ठीक है, दूसरी चीज, अब हम औरंगजेब की मृत्यु के बाद के चरण को देखते हैं डिटेल में कि हुआ क्या है। तो हम पाएंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों में उत्तराधिकार के लिए एक संघर्ष करना एक परंपरा सी बन गई। हमने जाना था कि शाहजहां के मृत्यु के बाद भी उसके उत्तराधिकारियों में संघर्ष हुआ था। दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब, सामूगढ़ का युद्ध आपने पढ़ा होगा, पहले हमारा जो लेक्चर देखा होगा तो उसमें दिया गया है। तो वहां पे स्पष्ट बताया गया है कि उत्तराधिकार का एक सही नियम नहीं था, उत्तराधिकार के नियम का अभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी मुगल शासकों में उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ, जो परंपरा अनुसार चला रहा था, जिसमें कुछ एक प्रमुख शासकों के मध्य संघर्ष दिखाई पड़ता है। देखिए, जब यह संघर्ष शुरू हुआ तो हम कहते हैं कि औरंगजेब के 3 पुत्र हैं। तीन पुत्र हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक, ये 3 पुत्र हैं। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय मुअज्जम काबुल में था, ये काबुल में था। आजम, ध्यान रखिएगा, आजम, ये लिखा हुआ आजम, ठीक है, आजम, ठीक है। तो आजम बीजापुर में दिखाई पड़ रहा है, क्षमा करेंगे, दक्कन में, दक्कन में, और कामबख्श बीजापुर में, बीजापुर में। ठीक, इसमें जो सबसे औरंगजेब को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो तीसरा पुत्र यानी कि कामबख्श है। ठीक है, और कामबख्श की एक उपाधि है दीन पनाह। दीन पनाह इसी की उपाधि थी। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि दीन पनाह किसकी उपाधि है, और दीन पनाह का मतलब क्या होता है? मजहब का रक्षक, मजहब का रक्षक, मजहब का रक्षक। ठीक है, मुअज्जम काबुल में था और वो आगरा के शाही खजाने पर अधिकार करने के लिए बढ़ा। कौन? मुअज्जम, जो सबसे बड़ा पुत्र था, ये काबुल में है और आगरा में शाही खजाना रखा हुआ है, वहां से उस पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इसे मालूम था कि बिना अर्थ के शासन संचालित नहीं होगा। ठीक, और आजिम या आजम ये दक्कन में था, ये वहां से आगे बढ़ा, ग्वालियर आया, ग्वालियर से वहां से धौलपुर पहुंचा और धौलपुर पहुंचकर उसने मुअज्जम से टक्कर ले लिया। ठीक है,
18 जून 1707 को इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे जजाऊ का युद्ध कहते हैं। जजाऊ का युद्ध ये 1707 में हुआ था। कब? 18 जून 1707 को। ये जो जजाऊ जो स्थान पड़ता है ये अमरा और धौलपुर के मध्य पड़ता है। कहां? अमरा और धौलपुर के मध्य। ये धौलपुर के मध्य पड़ता है। कौन? जजाऊ स्थान। ठीक। जजाऊ का युद्ध हुआ 18 जून 1707 को और मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से अपने आप को मुगल बादशाह यहां घोषित किया, क्योंकि इसने मुअज्जम ने आजम को जजाऊ के युद्ध में क्या किया? पराजित कर दिया और स्वयं को बादशाह क्या करता है? घोषित कर देता है। ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि बहादुर शाह ने हैदराबाद के निकट काम बख्श को पुनः पराजित किया 13 जनवरी 1709 को। यानी मुअज्जम ने काम बख्श को 1709 में हैदराबाद के सन्निकट पराजित कर दिया। ठीक। यानी कि आजम भी गया और काम बख्श भी हार गया। शासक बना कौन? मुअज्जम। जब बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम इतिहास में औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के नाम से जानते हैं, जब यह सत्ता पे बैठता है तो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेता है और इसका शासनकाल 1707 से 1712 तक इंगित किया गया है। ठीक। बहादुर शाह ने अपने अल्प शासन काल में मराठा और राजपूतों से मेल मिलाप की संधि रखी और उत्तराधिकार के संघर्ष में भी इसने मराठा और राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया था। ध्यान रखिएगा, अपने दो भाई आजम और काम बख्श को हटाने के लिए इसने राजपूत और मराठों का क्या किया? सहयोग लिया था। ठीक है। और जरा इसे हटा लेते हैं। ठीक है। यहां लिखिएगा, मुगल सत्ता प्राप्त करने के लिए इसने मराठों तथा राजपूतों का सहयोग लिया। ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और दिखाई पड़ती है कि इनके साथ बाद में मुगल साम्राज्य की साख फिर से कायम करने की इसने कोशिश भी की कि इनके साथ मिलकर मुगल साम्राज्य की जो साख जो गिर रही थी उसे किसी तरीके से उठाया जाए। ठीक है। उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रुख को अपनाया। यानी कि जो हिंदू राजा थे उनके साथ सहिष्णुतापूर्ण नीतियों को अपनाता है। उसके शासन काल में मंदिरों को नष्ट नहीं किया गया। हम पाते हैं कि आरंभ में उसने आमेर और मारवाड़ जिसका केंद्र उस समय जोधपुर था, कि राजपूतों से पहले से अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की थी। महज 2 जगह, यह अपवाद का विषय है। ध्यान रखिएगा कि आमेर और मारवाड़, इन 2 राजपूत शासकों पर थोड़ा नियंत्रण रखने का प्रयास किया था। इस उद्देश्य के पीछे कुछ उसकी मंशा थी। इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर जय सिंह के स्थान पर एक, वहां उनका छोटा भाई है जिसका नाम था विजय सिंह, तो जय सिंह के स्थान पर विजय सिंह को बैठाने की कोशिश की और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार कराने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया था। लेकिन यह दोनों ही नीतियां उसके लिए विश्वासघाती साबित होती या राजनीतिक रूप से लाभप्रद नहीं थी। इसका कड़ा प्रतिरोध हुआ। शायद इसी वजह से उसने अपनी गलत कार्रवाइयों का एहसास हुआ। किसको? बहादुर शाह प्रथम को। और उसने दोनों राज्यों से तुरंत ही समझौता कर लिया। आमेर से भी समझौता कर लिया उसने और मारवाड़ से भी समझौता कर लिया। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में कुछ प्रमुख राजवंशों से उसका संघर्ष भी हुआ। उसमें सिख हैं, जाट हैं, मराठे हैं और राजपूत हैं। ठीक है। एक एक संघर्ष को हम समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि राजनीतिक स्थिति समयानुसार बनती और बिगड़ती है। राजपूत शासकों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है। और वो कमजोर मुगलों के ताक में थे। ये कब कमजोर हों और इनकी सत्ता को क्या किया जाए? पलट दिया जाए।
इस क्रम में हम पाते हैं, जरा इसको हम क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि इनका संघर्ष किनके किनके साथ हुआ है। पहला इनका संघर्ष सिखों के साथ, सिखों के साथ संघर्ष। यह संघर्ष की स्थिति कैसी दिखाई पड़ रही है, जरा समझते हैं। देखिए, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में अब सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर के हाथ में आ गया था, या उसके नेतृत्व में चला गया था। उसने सरहिंद के गवर्नर वजीर खान को मार दिया और सतलज से लेके यमुना तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। यानी कि सतलज से लेके यमुना तक का क्षेत्र सिखों के साथ संघर्ष। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद क्या होता है, संघर्ष आरंभ हो जाता है। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है तो सिखों का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो बंदा बहादुर। सिखों का किया, ठीक है। अब यहां पे होता क्या है कि सरहिंद का एक गवर्नर है या वजीर, सरहिंद के गवर्नर जिसका नाम ही था क्या, वजीर खान। क्या नाम था, वजीर खान। तो सरहिंद के गवर्नर वजीर खान की हत्या किसके द्वारा, तो बंदा बहादुर के द्वारा हत्या की गई। और यमुना से सतलज के मध्य के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया, ठीक है। यमुना से लेके सतलज तक के क्षेत्र पर क्या किया गया, अधिकार कर लिया गया, ठीक है। यही नहीं हुआ, जब इस बात को की पता बहादुर शाह प्रथम को लगा तो बहादुर शाह प्रथम ने भी अभियान किया। दिसंबर 1710 में लोहगढ़ पर बहादुर शाह प्रथम ने कब्जा कर लिया। लोहगढ़ किला आप जानते होंगे कि गुरु गोविंद सिंह का एक मूल स्तंभ था, सिख राज्य का, जहां से सेना का संचालन किया जाता था, लोहगढ़ किला से। तो 1710 में लोहगढ़ किले पर अधिकार कर लिया गया। हालांकि बहुत जल्दी सिखों ने, यानी 2 वर्ष पश्चात 1712 में पुनः लोहगढ़ का किला सिखों ने प्राप्त कर लिया, ठीक है। एक चीज था सिखों के साथ संघर्ष। अब जाटों के साथ संघर्ष, कि जाटों के साथ कैसा संघर्ष रहा, जरा उसको भी समझ लेते हैं। बहुत शॉर्ट में चलेंगे और समझते चलेंगे। जाटों के साथ संघर्ष, ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम ने बंदा बहादुर को और तथा उसके सहयोगियों को सिख राज्य का समापन करने के लिए उन्हें जब कैद किया था तो उन्हें पिंजरे में बंद करके पूरे दिल्ली में घुमाया गया था। बाद में उनके खाल उतार के उनकी हत्या की गई थी, बड़ी ही निर्मम हत्या कराई गई थी, ध्यान रखिएगा। अब जाटों के साथ बहादुर शाह प्रथम का आगरा के निकट जाटों के साथ संघर्ष हुआ। कहां पे, आगरा के निकट। जाटों के साथ संघर्ष, यहां पर हम पाते हैं कि राजपूत राजाओं का हस्तक्षेप दिखाई देगा। यहां पे हम पाएंगे कि बहादुर शाह प्रथम का जो आगरा के निकट जाटों संघर्ष हुआ, तो जाटों के विरुद्ध मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के शासकों ने एक गुट बनाया। कहां कहां, तो एक गुट बनाया गया मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर।
गुट बनाया गया, गुट बनाया गया। ठीक है, अब इसके आगे हम पाते हैं कि बाद में राजपूतों से बहादुर शाह प्रथम का तालमेल हो गया और ये संघर्ष वहीं समाप्त हो गया। ठीक है, अब मराठों के साथ क्या संघर्ष था, ठीक, उसको भी समझ लेते हैं कि मराठों के साथ क्या संघर्ष हुआ। सत्रह सौ सात में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके जैसे ही पश्चात उत्तराधिकार का संघर्ष समाप्त हुआ, बहादुर शाह प्रथम ने एक चाल चली। चाल यह थी कि उसने जो मराठा अधिपति था उस समय, संभाजी के पुत्र साहू को जो कैद किया गया था, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। और न केवल रिहा तो किया, पर उसने मराठा छत्रपति के रूप में उन्हें मान्यता नहीं दिया, यानी साहू को विधिवत उत्तराधिकारी नहीं माना। जब साहू मराठा साम्राज्य या मराठा राज्य में पहुंचे तो उनका संघर्ष हो गया। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने मराठों में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। अतः इसने महाराष्ट्र में जो अशांति की स्थिति उत्पन्न कर दी। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे मराठों के साथ संघर्ष उसने शासक बनने के बाद, यानी कि बात बहादुर शाह प्रथम की जा रही है। क्या किया? संभाजी का पुत्र है, नाम है साहू जी। साहू जी को कैद से आजाद कर दिया। तथा उन्हें विधिवत छत्रपति भी नहीं माना, विधिवत छत्रपति भी नहीं माना। ठीक, अब इससे क्या हुआ? राजा राम की पत्नी है ताराबाई, वो अपने अल्पवयस्क पुत्र को राजा बना के शासन कर रही थी। मराठों में अशांति का माहौल उत्पन्न हो गया। ठीक, बहादुर शाह प्रथम का अगर कुल अवलोकन करें तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? तो हम पाते हैं कि बहादुर शाह प्रथम की शासकीय दक्षता में कमी है। राजकोष की रिक्तता के कारण साम्राज्य की जो दशा है वो दयनीय हो चुकी है। इसके काल में शाही खजाने में 1707 में मैंने कहा था कि महज 13 करोड़ रुपए ही क्या थे, रकम रह गई थी। बहादुर शाह प्रथम को खफी खान ने कहा था कि यह अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अंतिम शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ अंतिम शब्द कहे जा सकते हैं। इन्हें इतिहास में शाहे बेखबर के उपनाम से जाना जाता है। शाहे बेखबर के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम चलें तो हमें कुछ अन्य चीजें दिखाई पड़ेंगी। बहादुर शाह प्रथम के बाद यानी 1707 से 1712 के बाद जो दूसरा शासक है वो जहांदार शाह है। मार्च 1712 से फरवरी 1713 अगर कुल आकलन करें तो हम देखेंगे कि महज 11 माह का काल, यानी कि राजनीतिक रूप से यह भी जो समय था अस्थिरता का काल है। हमने कहा कि ग्रेट मुगलों के बाद लगभग 7-8 शासक, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जो पुराने मुगलिया परचम को फिर से व्यवस्थित कर सके। ठीक, जब मुअज्जम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बहादुर शाह ने अपने अल्प शासन काल में मराठों राजपूतों से मेल मिलाप करके थोड़ा बहुत मुगलिया साम्राज्य को जो लुढ़क रहा था उसे सहारा देने का प्रयास किया ही था कि उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद जो एक नवीन शासक आया, ठीक, यानी कि जहांदार शाह।
अब जहांदार शाह आता है तो क्या करता है, इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसके किन किन तथ्यों को देखने जाने की आवश्यकता है, क्योंकि काल भी बहुत अल्प है। अल्प काल में वो क्या क्या संभालने का प्रयास करेगा, जरा इसको समझेंगे कि अल्प काल में वो क्या क्या संभालने का प्रयास कर रहा है। मार्च 1712 से फरवरी 1713, महज 11 माह। अब हमने आपसे कहा था अभी कुछ देर पहले कि मुगलों में उत्तराधिकार को लेकर कोई निश्चित नियम नहीं था। बहादुर शाह के मरते ही उसके 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीमुस्सान, रफी उस्सान और जहान शाह। यानी कि उसके चारों पुत्रों में संघर्ष हो गया, उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, सफलता जहांदार शाह के हाथ लगी। इसने अजीमुस्सान, रफी उस्सान और जहान शाह तीनों को ही अपनी जगह से रिप्लेस कर दिया और जहांदार शाह शासक बना। लेकिन जहांदार शाह को यह जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ वह एक ईरानी दल का वजीर है, नाम है जुल्फिकार खान, उसके सहयोग से मिला था। यानी जहांदार शाह जो शासक बना वो ईरानी दल का एक मशहूर वजीर था, मशहूर वजीर नाम था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान ठीक। और ये जुल्फिकार खान का परिचय यह था कि ये औरंगजेब का सबसे ऊंचे ओहदे वाला वजीर था। ये कौन था? औरंगजेब के समय से काम कर रहा था। सबसे ऊंचे ओहदे वाला वजीर था, ठीक है। जुल्फिकार खान की मदद से 1712 में जहांदार शाह शासक बन गया, ठीक है। जुल्फिकार खान को हमने कहा कि वह औरंगजेब के समय सबसे ऊंचे ओहदे वाला वजीर था और जुल्फिकार खान ने इजारा नामक एक व्यवस्था को बढ़ावा दिया था। इजारा व्यवस्था। अब सवाल उठता है, कई बार यूपीएससी पूछ लेता है कि इजारा व्यवस्था क्या है, इजारा व्यवस्था किसे कहा जाता है। तो इससे भी हमें ध्यान रखना होगा कि ये इजारा व्यवस्था है क्या। कह सकते हैं कि निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले सरकार ने इजारेदारों और बिचौलियों के साथ यह करार करना आरंभ कर दिया कि वे सरकार को एक निश्चित मुद्रा राशि देंगे, यानी कि ठेके पर कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था आरंभ में तो यह बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन बाद में इसने मुगलिया हुकूमत के ताबूत में कील ठोकने का काम किया। ठेके पर कृषि व्यवस्था को ही इजारा व्यवस्था कहते हैं। एक लाइन में ध्यान रखिएगा कि ठेके पर जो कृषि व्यवस्था की जाती थी और इजारा व्यवस्था, अगर देखें इतिहास में झांके कि इजारा व्यवस्था की संचालन कहां से होता है, तो हम पाएंगे कि यह टोडरमल की व्यवस्था से ही कहीं ना कहीं संचालित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यानी कि जैसा टोडरमल का भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत था, वही व्यवस्था इजारा व्यवस्था में लाया गया था, यानी कि ठेके पर कृषि की व्यवस्था थी। अनेक शाही सामंतों ने जुल्फिकार खान के इस बढ़ते हुए प्रभुत्व से उसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह राजा के या सुल्तान उस समय जो बादशाह है जहांदार शाह, उसके काफी सन्निकट हो गया था। ये अपने मन के अनुसार व्यवस्थाओं को लागू करने में सक्षम हो गया था, ठीक। तो इससे क्या हुआ, अन्य जो दरबारी थे, जैसे मैंने कहा कि मुगल साम्राज्य के पतन में दरबारी दलबंदियों की बहुत बड़ी भूमिका है। यह जो जुल्फिकार खान है ये ईरानी दल का है और एक बड़े ओहदे पे पहुंच गया था, सम्राट के सन्निकट पहुंच गया था, बादशाह के सन्निकट पहुंच गया था और इसने कई तरीके की व्यवस्थाओं को लागू करना भी शुरू कर दिया था। चूंकि इसकी शुरुआत औरंगजेब के समय से थी, इसलिए विश्वसनीयता भी थोड़ी अधिक थी, ठीक है।
अनेक शाही सामंतों ने जुल्फिकार खान के खिलाफ विद्रोह किया, षड्यंत्र किया, और इससे बुरी बात यह हुई कि बादशाह ने उसे अपना विश्वास और सहयोग पूरी तरह नहीं दिया। जहांदार शाह उसी पर संदेह करने लगा, क्योंकि जो अन्य दल थे वो जुल्फिकार खान के खिलाफ लगातार बादशाह के कान भर रहे थे। बेईमान कृपा पात्र लोगों ने जुल्फिकार खान के खिलाफ बादशाह के कान भरे और उससे कहा गया कि उसका वजीर बहुत ताकतवर और महत्वाकांक्षी होता जा रहा है और वह खुद तख्ता पलटकर बादशाह बनने की ताक में है। ठीक, कायर बादशाह की हिम्मत तो नहीं हुई कि ताकतवर जो वजीर था जुल्फिकार खान उसको बर्खास्त कर सके, मगर उसने गुप्त रूप से वजीर के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। स्वस्थ प्रशासन के लिए इससे बढ़कर विध्वंसकारी कार्य कोई और नहीं हो सकता है। जहांदार शाह का यशहीन शासन फरवरी 1713 में आगरा में उसके अपने भतीजे फारूक सियर के द्वारा हार जाने के कारण खत्म हो गया। ठीक, अब इसके आगे का जो शासक है वो है फारूक सियर। फारूक सियर को समझते हैं। इतिहास में फारूक सियर को एक नाम दिया गया, नाम था घृणित कायर। क्या नाम है? घृणित कायर। फारूक सियर 1713 ईस्वी में बादशाह बना। उस समय अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां का बड़ा प्रभाव था। अब ये 1713 में शासक बनता है, ठीक है, और इसके समय सैयद बंधु, जिन्हें इतिहास में सैयद बंधु कहा जाता है, इन्हीं के सहयोग से यह शासक बना था। सैयद बंधुओं को इतिहास में नृप निर्माता या किंग मेकर, नृप निर्माता या किंग मेकर कहकर भी संबोधित किया गया। इन्हें राजा बनाने वाला कहा जाता था। ये दो भाई थे। ये दो भाई कौन हैं? तो कहेंगे हुसैन अली खां, हुसैन अली खां, और दूसरा अब्दुल्ला खां। ठीक, जब इनके सहयोग से, सैयद बंधुओं के सहयोग से फारूक सियर जब सत्ता संभाला तो दोनों भाइयों को दो बड़े और विशिष्ट पदों से नवाजा। अब्दुल्ला खां को उसने वजीर बना दिया और हुसैन अली खां को मीर बख्शी के रूप में रखा गया। मीर बख्शी यानी कि सेना का अधिनायक, और ये पूरे अर्थव्यवस्था का संचालक हो गया। सैयद बंधुओं का अगर गुट देखा जाए तो इनका संबंध हिंदुस्तानी दल से था, हिंदुस्तानी दल या गुट से था इनका संबंध। ठीक है, सैयद बंधुओं ने शासन को मजबूत बनाने का कार्य किया, और मजबूत बनाने के क्रम में जब भी कोई आगे बढ़ा तो उसका उत्तर मुगल काल में किसी न किसी से संघर्ष हुआ। इस क्रम में हम पाते हैं कि सैयद बंधुओं का संघर्ष राजपूतों से हुआ, संघर्ष सिखों से हुआ, और संघर्ष जाटों से हुआ। तो लिखेंगे सैयद बंधुओं का संघर्ष राजपूतों से, जाटों से और सिखों से हुआ। क्यों? क्योंकि प्रशासन में सैयद बंधु दक्षता चाहते थे। और मैंने क्यों कहा कि सैयद बंधुओं का ही क्यों हुआ, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने कहा कि सैयद बंधु नृप निर्माता, इतिहास में इन्हें किंग मेकर की संज्ञा दी गई। राजा नामात्र का है, शासन समूह जो सत्ता है वो इनके हाथ में है। ये मूल शासक थे, बादशाह नामात्र का बनाते थे ये, और एक नहीं, इन्होंने कई प्रयोग किए। ठीक,
हुसैन अली ने राजपूतों से जब संघर्ष किया तो इस क्रम में मारवाड़ के अजीत सिंह के खिलाफ युद्ध कर दिया। यानी कि राजपूत संघर्ष में मारवाड़ के अजीत सिंह से संघर्ष, अजीत सिंह से संघर्ष, अजीत सिंह से संघर्ष किया। ठीक, जब यह संघर्ष हुआ तो संघर्ष की एक दिशा होती है, दशा होती है। यह संघर्ष सैयद बंधुओं और अजीत सिंह के संधि के साथ समाप्त हो गया, यानी दोनों में संधि हो गया। ठीक, तो लिख लेंगे यह संघर्ष संधि के साथ समाप्त हुआ, संधि के साथ समाप्त हो गया। ठीक है, यहां पे प्रश्न बार बार बनता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। किस दल से संबंधित है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, और इनका संघर्ष किसके किसके साथ और क्यों किया गया। ठीक, संघर्ष, क्योंकि ये अंतिम रूप से मुगलिया हुकूमत को बचाने का अंतिम प्रयास इनके द्वारा, दोनों भाइयों के द्वारा किया गया। ठीक, इनके शासनकाल में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां का प्रभाव फारूक सियर के समय दिनों दिन बढ़ता गया। राजनीतिक दबदबा बना रहा, वे साम्राज्य के निर्माता के रूप में रहे, और फारूक सियर का जो पिता है जिसका नाम था अजमुस शान के प्रभाव से ही दोनों भाई इलाहाबाद और बिहार के नायब सूबेदार भी बनाए गए थे। फारूक सियर की माता के कहने पर ही उन्होंने फारूक सियर के लिए कार्य किया था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे हम पाते हैं कि जो बंदा बहादुर का संघर्ष था, यानी सिखों के साथ संघर्ष, फारूक सियर ने सिखों के साथ नियंत्रण की पॉलिसी अपनाने का प्रयास किया। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का प्रभाव बढ़ रहा था और उन्हें गुरदासपुर के किले में अपनी सुरक्षा ली थी। दिसंबर 1715 में एक भारी संघर्ष शुरू हुआ। भारी संघर्ष के बाद मुगलों ने किले पर विजय प्राप्त कर ली, यानी कि गुरदासपुर के किले को जीत लिया जहां पे बंदा बहादुर था। इस विजय का चौमुखी प्रभाव कायम करने के लिए बंदा बहादुर और उसके सैकड़ों समर्थकों को पकड़ लिया गया और बाद में उन्हें मार दिया गया। तो बंदा बहादुर की हत्या, बंदा बहादुर तथा उसके सहयोगियों की हत्या, इसी के काल में हुई। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो अभी महज राजपूत और सिख ही हुआ है। हमने कहा संघर्ष का एक पक्ष जाटों के साथ भी है। जाटों के साथ क्या संघर्ष है, तो हमने कहा था कि फारूक सियर के समय जो जाट नेता था उसका नाम था चूड़ामन। क्या नाम है? चूड़ामन। ठीक, चूड़ामन ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह को दबाने के लिए सवाई राजा जय सिंह को भेजा गया, परंतु दोनों में 1718 में संधि हो गई। ठीक, इस समय जाट नेता कौन है, तो लिख लेंगे जाट नेता चूड़ामन था। जाट नेता चूड़ामन का विद्रोह, चूड़ामन का विद्रोह। और इसको दबाया किसने? तो राजपूत राजा दबा रहा है जिसका नाम है सवाई राजा जय सिंह। सवाई जय सिंह के द्वारा दबाया गया, क्योंकि ये मुगल वंशधार भी थे जय सिंह। ठीक, अब तीनों ही संघर्ष आपके सम्मुख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम जानते हैं कि फारूक सियर के शासनकाल को अक्षमता का काल कहा जाता है। अक्षमता का काल कैसे? कहते हैं कि इसमें शासन करने की क्षमता नहीं थी। इसे इतिहास में कायर, क्रूर
अविश्वसनीय, बेईमान, घृणित कहकर संबोधित किया गया है। यानी इसके लिए इतिहासकारों ने घृणित कायर शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, इसकी पॉलिसीज और नीतियां कुछ इसी प्रकार की आपको दिख रही होंगी। ठीक है, अपनी कमजोरियों के बावजूद भी फारूक सियर की एक गलती थी कि वह सैयद बंधुओं को बेरोक टोक काम करने के लिए तैयार नहीं था। वो चाहता था कि इनके ऊपर नियंत्रण हो सके, क्योंकि उसे मालूम था कि जो शासन सत्ता में ला सकता है वो हटा भी सकता है। और दरबारिक दलबंदियों में लगातार फारूक सियर को भी हिंदुस्तानी गुट का जो नेतृत्व सैयद बंधु कर रहे थे उनके खिलाफ लगातार कान भरा जा रहा था। दूसरी ओर सैयद बंधुओं को पक्का विश्वास था कि केवल उनके हाथों में ही वास्तविक सत्ता आने से तथा बादशाह के नाम मात्र प्रशासन चलाने से ही सब कुछ बेहतर हो सकता है या उसे चलाया जा सकता है। इस तरह बादशाह, फारूक सियर और उसके वजीर तथा मीर बख्शी के बीच सत्ता के लिए एक लंबा संघर्ष आरंभ हो गया। ठीक, मीर बख्शी और वजीर, मैंने कहा मीर बख्शी कौन? हुसैन अली खां। और वजीर कौन? अब्दुल्ला खां। यानी इन दोनों भाइयों से संघर्ष हो गया। अपने ही मीर बख्शी और वजीर से फारूक सियर का संघर्ष हो जाता है। बादशाह ने जब इन सैयद बंधुओं की शक्ति को तोड़ने की कोशिश की तो बादशाह को 1719 में इन दोनों भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया, मार डाला। फारूक सियर के बाद सैयद बंधुओं ने गद्दी पर एक के बाद एक 1719 में 4 राजाओं को बैठाया। रफी उद दरजात, रफी उद दौला, जानते होंगे रफी उद दरजात, रफी उद दौला, ये दोनों भाई थे और दोनों की मृत्यु तपेदिक रोग, जिसको कहते हैं ना टीबी, उसी से हो गई थी। हमने अपने फारूक सियर के बाद हमने उनका नाम नहीं रखा है, क्योंकि हम सीधे अब आ जाएंगे मोहम्मद शाह पे। ठीक, सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह को भी शासक बनाया। यानी सैयद बंधुओं के द्वारा अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सैयद बंधुओं के द्वारा जो 4 शासक बने वो कौन कौन थे, तो फारूक सियर, रफी उद दरजात, रफी उद दौला और मोहम्मद शाह। ठीक है, ये 4 लोग का नाम ध्यान रखिएगा। ये सैयद बंधुओं के द्वारा बनाए गए शासक थे। उन्हीं के कृपा पात्र पे इन्होंने शासन सत्ता को संचालित करने का बेड़ा उठाया था। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला शासक होता है उसका नाम है मोहम्मद शाह। इतिहास में इसकी जो कालावधि है वो 1719 से 1748 दर्ज की जाती है। मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है लगभग 30 वर्षों का है। कितने वर्षों का? लगभग 30 वर्षों का। ठीक है, यानी कि एक लंबा शासनकाल को इसने संचालित करने का प्रयास किया। तो यहां लिख लेंगे 30 वर्षों का शासन काल। और ध्यान रखिएगा यह भी कि 30 वर्षों के शासन काल में इसने बहुत कुछ डेवलप भी किया था। हालांकि इतिहास में इसे रंगीला बादशाह कहकर पुकारा गया है। क्या? इसे इतिहास में रंगीला बादशाह कहा गया है। ठीक है, यह उसका शासनकाल कह सकते हैं कि साम्राज्य को बचाने का आखिरी मौका था। 1707 से 1720 ईस्वी के काल में जिस तरीके के फेरबदल हुए उस तरीके के फेरबदल अब नहीं हुए। सैयद बंधुओं के विरोधी सामंतों को बादशाह मोहम्मद शाह का समर्थन मिला, जो हिंदुस्तानी दल से, जो तुरानी, ईरानी या अफगानी दल जो षड्यंत्र कर रहे थे, उन दलों को समर्थन मोहम्मद शाह के द्वारा दे दिया गया। यानी सैयद बंधुओं के पतन या विनाश का रास्ता यहीं से खुल गया। ठीक है, चिनकलिज खां एक
औरंगजेब के समय एक मशहूर सेनापति रह चुका एक व्यक्ति था, चिनकिलिज खां। चिनकिलिज खां के नेतृत्व में सरदारों के एक दल ने सैयद बंधु को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। ये वही चिनकिलिज खां है जिसे निजामुल मुल्क भी कहा गया, आसफ जाह की भी उपाधि दी गई, जिसे दक्कन की लोमड़ी भी कहकर संबोधित किया गया है इतिहास में। दक्कन की स्वतंत्र सत्ता का पहला अधिनायक चिनकिलिज खां ही था। कई बार इसके मूल नाम को ही पूछ लिया जाता है। तो मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं के पतन का जो बागडोर था वो चिनकिलिज खां के हाथों में दे दिया। 1720 में हुसैन अली खां का वध कर दिया गया। कब? 1720 में हुसैन अली खां वध कर दिया गया। ठीक है, एक भाई गया हुसैन अली खां। अब बचा हुआ दूसरा भाई है, उसका नाम है अब्दुल्ला खां। बड़े भाई अब्दुल्ला खां को नवंबर 1920 में बंदी बना लिया गया। लास्ट तक होते होते नवंबर 1720 में बंदी बना लिया गया। बंदी बना लिया गया, ठीक है। और 1722 में इसकी हत्या जेल में ही जहर देकर कर दी गई। जेल में जहर देकर हत्या कर दी गई, ठीक है। यानी कि हम देख रहे हैं कि दोनों भाइयों को रास्ते से हटा दिया गया। मोहम्मद शाह भी एक अयोग्य, कायर और विलासी शासक, इसीलिए इसे इतिहास में रंगीला बादशाह कहकर संबोधित किया। चरण चारण भाटों और वैश्याओं की संगति पसंद थी। कभी कभी दरबार में नंगा ही आ जाता था। इसके शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसके समय में उर्दू भाषा का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किया गया। जो आपसे बार बार पूछा जाता है कि उर्दू भाषा का विकास, ये वही मोहम्मद शाह रंगीला है, ठीक है। सिर्फ रंगीला बादशाह नहीं, क्योंकि साहित्यिक रूप से उन्नयन का काल, संगीत में थोड़ा उन्नयन, उत्थान का काल इसके समय देखा जा सकता है, ठीक है। फिर भी मोहम्मद शाह रंगीला के काल में मुगल साम्राज्य तेजी से पतन की ओर बढ़ा। एक एक करके भारत के विभिन्न जो प्रांत थे अर्ध स्वतंत्र होने लगे या अर्ध स्वतंत्र राज्यों का उदय होने लगा। इस क्रम में जो पहला था वही निजामुल मुल्क, जिसकी सहायता से इसने सैयद बंधुओं की हत्या की थी। उसने दक्कन में जाकर अपने आप को एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करना शुरू कर दिया, निजामुल मुल्क। तो दक्कन में निजामुल मुल्क यानी कि वही चिनकिलिज खां जिसको हम अभी बोल रहे थे। अवध में सादत खान, बंगाल बिहार उड़ीसा में मुर्शिद कुली खां, यानी कि मुगलिया हुकूमत से उसके बड़े बड़े जो प्रांत थे वो हाथों से निकलने लगे, जाने लगे, हटने लगे। इसके समय में अर्ध स्वतंत्र राज्यों की या स्वतंत्र राज्यों का जो अस्तित्व था वो बहुत तेजी से बढ़ा। किसके समय? मोहम्मद शाह के समय, ठीक है। यानी कि दक्कन, अवध, बिहार, दक्कन, अवध, बिहार, बंगाल व उड़ीसा, ये तीनों स्वतंत्र हो गए, ठीक है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों कंबाइंड है, एक साथ है, इसका ध्यान रखिएगा। ये तीनों एक साथ एक ही गवर्नर के अधीन है। और वो कौन है? तो कहते हैं मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। अवध सआदत खां, सआदत खां, ठीक, इसके नेतृत्व में। फिर दक्कन चिनकिलिज खां, चिनकिलिज खां, जिसे निजामुल मुल्क की उपाधि भी दी गई थी। इसी को मैंने कहा कि ये दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है, ठीक। और इसके अलावा मराठा पेशवाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे। कौन? मराठा पेशवा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे। यानी कि आगे बढ़ रहे थे।
यानी कि भारत का एक बड़ा हिस्सा स्वतंत्र होने की तरफ अग्रसर दिखाई पड़ रहा है या अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। बादशाह का ढुलमुल रवैया, शक्की मिजाज और दरबार में निरंतर झगड़ों से उबकर उस समय का जो सबसे जो शक्तिशाली जो गवर्नर था चिनकिलिस खां, उसने बादशाह के बड़े पद को छोड़कर दक्कन जाने का निश्चय कर लिया था। यह दरबार के लिए अत्यंत जो निम्न स्तर का कार्य था उसको इतिहास में संबोधित किया गया है। शायद चिनकिलिस खां अगर दिल्ली दरबार में रहा होता तो उसने लुढ़कते हुए मुगलिया हुकूमत को संभालने का प्रयास किया होता। 1722 में वह वजीर बना और प्रशासन को सुधारने के लिए उसने जोरदार प्रयास भी किया था, लेकिन वो जान रहा था कि वह किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाएगा। ठीक, तो इसी से बचने के लिए इसने दक्कन का रास्ता अख्तियार कर लिया था। अक्टूबर 1724 में उसने ओहदा छोड़ा और दक्कन में हैदराबाद रियासत की नींव डाली। कब? 1724। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है हैदराबाद रियासत। ठीक, यहीं से हैदराबाद की कहानी शुरू होती है, जो स्वतंत्रता आने तक एक अलग प्रवृत्ति में दिखाई पड़ेगी अन्य राज्यों से। जब भारतीय रियासतों का जब हम सम्मेलन कराएंगे 1947 के बाद, तो वहां भी बताएंगे कि हैदराबाद क्यों अलग थलग रहना चाहता था। ठीक है। कहते हैं कि चिनकिलिस खां का प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण का प्रतीक था, यानी कि उसका पलायन यह मान लिया जाता है कि सद्गुण और प्रतिष्ठा का पलायन था। दिल्ली के बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा जाहिर करने वाले खानदानी नवाबों का देश अब अनेक भागों में विभक्त होने लगा, बंटने लगा। बंगाल के नवाब, हैदराबाद के नवाब, अवध के नवाब, पंजाब के शासक, यानी कि हर जगह अलग अलग शासक, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति आने लगी। अब वो बात नहीं रह गई जो पूर्व के मुगल बादशाहों में थी। एक केंद्रीकृत सत्ता का अभाव हो गया। हर जगह पे जमींदारों ने, राजाओं ने, नवाबों ने बगावत का या आजादी का झंडा बुलंद करना शुरू कर दिया। मराठा सरदारों ने उत्तर की ओर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जान चुके थे कि मुगलों की जो सत्ता है अब कमजोर हो चुकी है। इस क्रम में हम पाते हैं कि मराठों ने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, इन सारे क्षेत्रों को एक के बाद एक मुगलिया हुकूमत की कमजोरी का फायदा उठाते हुए इन क्षेत्रों को रौंद डाला। और इसी बीच में, इसी के शासनकाल में 1738-39 में भारत में विदेशी आक्रमण होता है, जिसे कहते हैं नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है। अब जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ इस परिस्थिति में, तो साम्राज्य ने नादिर शाह के सम्मुख घुटने टेक दिए। जो बचा खुचा जो उनके पास राजकोष था उसे भी वो अपने साथ ले गया, यानी आर्थिक स्थिति और बद से बदतर हुई। ठीक, अब इसके आगे चले तो हमें मिलता है अहमद शाह। अल्प काल है 48 से 54, 1748 से 54। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र है अहमद शाह, जो शासक बनता है। 6 वर्ष, पिता 30 वर्ष, पुत्र 6 वर्ष तक शासनाध्यक्ष रहा या बादशाह रहा। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य आंतरिक और बाह्य दोनों ही दृष्टियों से कमजोर हो गया। वह सर्वथा अहमद शाह को अयोग्य शासक कहा गया है। वह सर्वदा विलासिता लिप्त, चापलूसों से घिरा रहना, अर्थव्यवस्था में अस्त व्यस्त होने वाले शाही कोष रिक्त हो जाना और सेना में शिथिलता आ जाना, इसके साम्राज्य की उस समय की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ठीक, तो लिख लेंगे इसको।
6 वर्ष का काल। ये किसका पुत्र? तो मोहम्मद शाह का ही पुत्र। ठीक है। इसके समय हम कहते हैं कि दरबारी षड्यंत्र बढ़ा, अयोग्य और यह स्वयं विलासी था, इसलिए चापलूसों से घिरा रहता था। साथ ही शाही कोष रिक्त हो चुका था और सेना में शिथिलता आ गई थी, क्योंकि जब शाही कोष पे ही सेना चलती है। मुगल दरबार में तुरानी और ईरानी गुटों में संघर्ष बढ़ गया। इसके काल में तुरानी व ईरानी गुट में संघर्ष बढ़ा। संघर्ष बढ़ा, ठीक है। और तुरानी जो गुट है उसका नेतृत्व इम्तियाजुद्दीन के द्वारा किया गया, जिसका नाम है इम्तियाजुद्दीन, और ईरानी गुट का नेतृत्व सफदर जंग के द्वारा किया गया। सफदर जंग। इम्तियाजुद्दीन और सफदर जंग दोनों अलग अलग गुटों के नेता थे। अहमद शाह के काल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। इसी के समय अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के बारे में नादिर शाह ने कहा था कि मैंने ऐसा व्यक्ति पूरे अफगान, ईरान और हिंदुस्तान में नहीं देखा। इसे दुर्रे दुर्रानी कहा गया है। युग का मोती इसी की संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। दुर्रे दुर्रानी या युग का मोती कहकर संबोधित किया गया है। अब इसके बाद अगला शासक है आलमगीर द्वितीय। हालांकि इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि अहमद शाह जब अपने शासनकाल के अंतिम चरण में यानी कि 1754 में था, उस समय एक वजीर है इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क ने इसे गद्दी से हटाकर अंधा करवा दिया था। इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि अहमद शाह को उसी के वजीर इमादुल मुल्क के द्वारा अंधा करवा दिया गया था। तो ये पूछा जा सकता। आगे बढ़ते हैं आलमगीर द्वितीय पे कि आलमगीर द्वितीय की क्या विशेषता। जहांदार शाह का एक प्रपौत्र अजीजुद्दीन को इतिहास में आलमगीर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। कौन है ये? तो मैंने कहा जहांदार शाह का प्रपौत्र, जहांदार शाह का प्रपौत्र था। इसे जो एक इसका बेसिक नेम है अजीजुद्दीन, क्या नाम है? इसे अजीजुद्दीन के नाम से जाना जाता था। बाद में यही आलमगीर द्वितीय बन गया, ठीक है। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की हालत पहले से और बदतर हुई। अब्दाली का आक्रमण क्रम इसके काल में भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि लिख लेंगे कि अब्दाली का आक्रमण क्रम बढ़ा। इसके काल में बढ़ा, ठीक है। इसने पंजाब में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया, यानी कि स्वतंत्र हो रहे तो राज्य अहमद शाह के ही समय से थे। मोहम्मद शाह के समय ही हम देखिए कि बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हो चुके थे, लेकिन अब्दाली ने इससे पंजाब भी छीन लिया। अब्दाली ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार इसी के काल में किया। ठीक है। अब शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 अंतिम शासक है। देखिए
इसको भी समझ लेते हैं जरा, शाह आलम द्वितीय को, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके काल में कौन कौन से प्रमुख घटनाएं घटित हुई। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक का जो ये शासनकाल है, ये बड़ी ही घृणित इतिहास में दर्ज किया गया, क्योंकि 1806 के बाद आप पाएंगे कि जो ब्रिटिश जो शासन पद्धति है उसकी दस्तक दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। उसके उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के मुगल सम्राट रह गए थे शाह आलम द्वितीय के समय। उसके बाद अकबर शाह का शासनकाल आता है 1806 से 1837। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय, जिसे 1837 से 1856 तक रखा गया, क्योंकि 1856 के बाद 57 का विद्रोह हो जाता है। अठारह सौ तीन में ही, यानी कि आलमगीर द्वितीय के काल में ही दिल्ली अंग्रेजों के अधिकार में चली गई। अंग्रेजों के अधिकार में चली गई, ठीक है। इसके बाद के जो शासक हैं अकबर शाह और बहादुर शाह द्वितीय, अकबर शाह और बहादुर शाह जफर, इन दोनों के शासन। अब इसके बाद के जो मुगल शासक थे वो नामात्र के शासक थे, चाहे वो अकबर शाह हो या बहादुर शाह जफर हो, ठीक। अकबर शाह का जो शासनकाल है उसको हम कहते हैं 1806 से 1837, और 1837 से 1856, ये दोनों ही नामात्र के बादशाह थे, ठीक। बिना सत्ता का सिंहासन था, क्योंकि हमने कहा कि 1803 में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, कब्जा हो गया था। बहादुर शाह जफर की प्रासंगिकता इतिहास में इतनी ही है कि 1857 के समय विद्रोहियों ने इन्हें भारत का नेता या अपना नेता घोषित कर दिया था। जब विद्रोह कुचला गया तो बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित कर दिया गया। कभी कभी सवाल यह भी होता है कि रंगून में निर्वासित होने वाला मुगल बादशाह कौन था। वहीं पर इनकी कब्र है और कब्र पे लिखा है कि मैं इतना बदनसीब हूं कि 2 गज जमीन भी अपने मुल्क में प्राप्त नहीं कर सका। इनकी ये मशहूर शायर थे, जफर नाम से शायरियां लिखा करते थे। इनके दरबार में शायरों की बड़ी तादाद थी। इनका एक मशहूर शायरी आप लोग सुने होंगे कि न किसी के आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो अपने काम न आ सका वो बुझता हुआ चराग हूं। क्योंकि ये अपनी स्थिति से अवगत थे। बहादुर शाह के सामने ही उनके 2 बेटों की हत्या की गई थी। विद्रोह में जब हम जाएंगे, 1857 का जब विद्रोह पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर यह चैप्टर था 18वीं सदी में जो हमारा इतिहास आधुनिक भारत का प्रारंभ होता है, उस समय के इतिहास में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियों से आपको परिचित कराना, ठीक। यह वह काल था जहां पे आधुनिकता की थोड़ी सुगबुगाहट भारत में भी होने लगी थी। उस क्रम में राजनीतिक स्थिरता कैसी है उसको समझे, आर्थिक जो स्थिति है वो कैसा है, राजनीतिक या सांस्कृतिक स्थिति है वो कैसी है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। यहां पे सवाल किस तरीके का बन सकता है मैंने उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा की, ठीक है। मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से यहां सवाल आएगा तो 18वीं सदी के सामाजिक, आर्थिक या औद्योगिक जो विषय हैं उन पे प्रकाश डालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक स्थिति कैसी है, धार्मिक या सामाजिक स्थिति में किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द किस तरीके का है। यहां पे सवाल मूल प्रश्न के रूप में नहीं, एलाइड क्वेश्चन के रूप में जोड़ के आते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। अब यहां से संबंधित जो भी नोट्स होगा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैंने यहां पे जो बोर्ड पे जो लिखाया ये काफी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उन्हीं की मैंने चर्चा की।
इसमें फिर भी कोई संदेह हो, शंका हो, तो आप सीधा हमारे ऑफिस में आइए, बात करिए या मुझे फोन करिए। मैं आपके सारे दुखों को हरने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक है,